Welcome to the lecture number 1 of Web Design and Development। इस लेक्चर को हमने लास्ट टाइम भी स्टार्ट किया था, तो कुछ इंट्रोडक्शन है इसमें वेब एप्लीकेशंस के बारे में। वेब एप्लीकेशंस की ज़रूरत क्यों आती है और कुछ कैटेगरीज जो वेब एप्लीकेशंस की हैं उसके बारे में इसमें देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जो है आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो किस तरह की हैं और उनमें क्या मेजर फीचर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट की डेफिनेशन थी जो कि आपने देखी थी कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपके इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है या नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो आपके नेटवर्क पे रन होंगी और जो वेब एप्लीकेशन हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी सर्वर पे होस्ट की जाएंगी। वो सर्वर आपका अपना कंप्यूटर भी हो सकता है या नेटवर्क के अंदर कोई और सिस्टम भी हो सकता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी उसके बारे में देख लेते हैं कि इंटरनेट का जो स्टार्ट है वो 1969 के करीब हुआ था और उसके बाद जो है आपकी रिसेंट डेवलपमेंट्स जो होती रही हैं इंटरनेट में वो आपके सामने है। जो मेजर डेवलपमेंट थी इंटरनेट में वो थी वर्ल्ड वाइड वेब की, ठीक है, जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं। www किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना एड्रेस टाइप करने के लिए, तो उसमें लिखते हैं www.abc.com/ जो भी आपका आगे एड्रेस होता है। तो www जो कि डिफाइन है इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी आपके वेब पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लैंग्वेज स्टार्ट में डेवलप की गई थी वेब पेजेस को बनाने के लिए उसका नाम था HTML और उसका जो एब्रीविएशन की फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। So that elements or documents can be accessed via internet with a browser। तो जो बेसिक फॉर्म है आपकी वेब पेजेस को एक्सेस करने की वो है ब्राउज़र। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि आप डिफरेंट मीडियम के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटल जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वॉचेस हो गई या कोई और आपकी इसी तरह से डिजिटल गैजेट्स हैं उनके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो यू कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो इनिशियल वेब पेजेस का जो कि www के स्टार्ट में जो वेब पेजेस थे उनमें सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती थी। तो विद एडवांसमेंट आपकी इमेजेस भी उसमें आना शुरू हो गए और फिर कुछ अर्से के बाद जो है आपकी वीडियोस जिन्हें आप कहते हैं अब ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया कंटेंट भी जो है वो आपके पास आपके वेब पेजेस में अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। सो यू कैन आल्सो व्यू दोज पेजेस एंड आल्सो नेविगेट बिटवीन दैम यूजिंग द हाइपरलिंक्स, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वेब पे नेविगेट करने की हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स आप कह सकते हैं आपके पास एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए लिंक्स होते हैं। लिंक्स को आप यूजुअली URL भी कहते हैं। URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी फाइल को यूनिवर्सली एक्सेस कर रहा होता है। तो या आप एक पेज के अंदर भी मूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे जाने के लिए, तो उसके लिए भी हाइपरलिंक्स यूज़ होते हैं। तो टिपिकल मैकेनिज्म देख लेते हैं कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या एक वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो किस तरह डिफ़र करती है आपकी ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन से। तो बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं बाय ओपनिंग सम ब्राउज़र और कंप्यूटर और एन एप्लीकेशन, ठीक है। कोई एप्लीकेशन हो सकती है या ब्राउज़र हो सकता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट या किसी भी वेब पेज को
या वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र के अंदर कोई एड्रेस टाइप करेंगे, तो जो भी एड्रेस आप टाइप करेंगे वो किसी न किसी सर्वर को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो जो आप चीज़ सर्वर के थ्रू भेजते हैं उसे वेब की लैंग्वेज में आप रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितने भी वेब की एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन होती है वो रिक्वेस्ट के थ्रू होती है। आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एक फाइल की सूरत में भी जा सकती है, वो किसी आपकी जो HTML के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स हैं, उनके थ्रू भी जा सकती है, किसी फॉर्म के थ्रू जा सकती है, और उसके अगेंस्ट सर्वर आपको कोई ना कोई जवाब देता है, जिसके लिए एक रिजर्व्ड कीवर्ड यूज़ होता है जिसे आप कहते हैं रिस्पॉन्स। तो स्टार्ट प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, आपका ब्राउज़र उसको सर्वर की तरफ भेजता है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट सॉरी आपका वेब एड्रेस है जो आपके लोकल नेटवर्क से होके मेन सर्वर तक पहुँचता है, तो वो एक हर जो आपकी मेजर वेब मैनेजमेंट कंपनीज कह लें उनको, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मैनेज कर रही हैं वेब एड्रेसेस को, तो उनके पास एक DNS सर्वर होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर होता है। तो जो एड्रेस आपने या जो रिक्वेस्ट आपने ब्राउज़र के थ्रू सर्वर पे भेजी उसको किसी और सर्वर पे डायरेक्ट करना है जो कि आपने टाइप किया। फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया www.must.edu.pk, तो आपके डोमेन नेम सिस्टम के जो सर्वर है उसने इस एड्रेस को ट्रांसलेट किया एक IP एड्रेस में, जो कि किसी न किसी सर्वर पे ये वेब एप्लीकेशन होस्ट हो रही होगी। तो वो आपका सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को उस सर्वर की तरफ डायरेक्ट करेगा। ठीक है, वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट पे जो भी ऑपरेशंस आपने भेजा था, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर्म भेजा था और उसमें कोई प्रोसेसिंग थी, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो है रोल नंबर और पासवर्ड इंटर करके साइन इन करने की कोशिश की है, तो वो जितनी भी रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। तो अगर तो प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके रिज़ल्ट में आपको एक नया पेज भेज देगा, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपको एरर मैसेज दे देगा। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास यहाँ से रिस्पॉन्स जो है वो वापस आ जाएगा, और जो आपका ब्राउज़र है वो उसको किसी एक फाइल में ट्रांसफ़र करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा जो भी रिज़ल्ट आपके पास सही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं www की। इंटरनेट पहले भी मौजूद था www से, लेकिन जो www है इसके इस्तेमाल से इंटरनेट जो है वो कॉमन पीपल जो आम लोग हैं उनके इस्तेमाल के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा था। इससे पहले जो है वो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ही इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। यूजुअली फाइल ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या कोई डेटा सर्विस यूज़ की जाती थी जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते थे। तो डब्ल्यू के आने से आपकी जो लाइफ पे है वो एक बहुत ही परमानेंट इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, आप देखें अगर आपकी लाइफ आप इमेजिन करें तो आप वेब के बगैर, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इंटरनेट के बगैर या वेब के बगैर अपनी लाइफ को मुकम्मल तस्वर करेंगे। सो इट हैज़ चेंज द इकोनॉमी। ठीक है, बहुत सारी आपकी जो इकोनॉमी है वो इस पर डिपेंडेंट हो गई है। ठीक है, इंडस्ट्री की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हैं इंटरनेट पे। ठीक है, आपकी एजुकेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई है टुवर्ड्स द इंटरनेट। ठीक है, हेल्थ केयर की सर्विसेज आपको अवेलेबल हैं, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो मोस्टली आपकी इंटरनेट पे ही ट्रांसफ़र हो गई है। बहुत लिमिटेड जो हैं चीज़ें रह गई हैं। जैसे पहले आप देखते थे कि आपके पास CDs और DVDs में इंटरटेनमेंट के जो मटेरियल है वो अवेलेबल होता था, लेकिन आजकल जो है वो मोस्टली आपका इंटरनेट पे ही चला गया है। तो स्टार्ट में जो www था वो एक इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म था। ठीक है, स्टैटिक पेजेस होते थे जिसमें आप जो है कुछ कंटेंट बना के अपलोड कर देते थे, और वो यूज़र्स जो हैं वो वेबसाइट्स एक्सेस करके उनको देख सकते थे।
बहुत ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग नहीं होती थी, स्टैटिक कंटेंट होता था, ठीक है, जो एक डेवलपर ने बना के अपलोड कर दिया, यूज़र सिर्फ उसको व्यू कर सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी ये भी चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई, आपकी जो वेब साइट्स थी वो चेंज हो गई, वेब एप्लीकेशंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपकी जो वेब एप्लीकेशन हैं उन पे आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जो टास्क परफॉर्म करना चाहें उनको परफॉर्म करके अपने डिज़ायर्ड आउटपुट भी लेके आ सकते हैं। मज़ीद चेंजेस हुई तो आपकी वेबसाइट जो है वो वेब, इसको कहते हैं कि वेब 2.0 जब आपके पास आया, ठीक है, तो वेब 1.0 जो था वो यूजुअली स्टैटिक कंटेंट्स के बारे में था और बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी उसके अंदर। लेकिन जब वेब 2.0 आया तो उसके बाद आपकी जो वेब पेजेस थे वो आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, मीन्स आप वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, उसको इनपुट दे सकते थे और वो आपको वापस उस इनपुट का कोई आउटपुट उसी वक्त दे देता था, ठीक है। मज़ीद चेंजेस आई तो आपके पास डाटा इंटेंसिव सर्विसेज आना शुरू हुई, ठीक है। मोस्ट कॉमनली डाटा इंटेंसिव सर्विसेज हमारे पास गूगल है, ठीक है जी। गूगल आपके पास आपको बेशुमार डाटा प्रोवाइड करता है। इस तरह कोई भी और जो है मेजर सर्विसेज जैसे आपकी वेदर एप्लीकेशन हैं वो भी आपकी वेब सर्विसेज के ही थ्रू आपको डाटा प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों हुआ, वाई, ठीक है। इसकी मेजर जो बेनिफिट था वो ये था कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल था, ठीक है। इसकी जो रीच थी वो ग्लोबल थी, ये नहीं था कि आप जो है किसी एक पार्ट में एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में एक्सेस नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है जिसके थ्रू आप किसी भी मुल्क की और किसी भी एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो परमानेंट, मीन्स कि ये परमानेंटली आपके पास अवेलेबल है, कंफर्टेबल है, ठीक है। इसको एक्सेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड यूनिफॉर्म एक्सेस, ठीक है। मेजर जो आपकी इसमें बेनिफिट कह लें या मेजर इसका मेजर फैक्टर कह लें कि जो इंटरनेट की फेमस होने का था वो यूनिफॉर्म एक्सेस था, ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि आप जो है वो गोरे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, काले नहीं कर सकते, अमेरिकन एक्सेस कर सकते हैं, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग एक्सेस नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए था, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी यूनिफॉर्मली सब लोगों को एक्सेस होगी और ये एक्सेस होनी भी चाहिए, ठीक है। ये भी एक फेयर इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल का रूल है। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि ये यूज़ किस तरह से होती है बाकियों से डिफरेंटली, ठीक है। जो आपकी ट्रेडिशनल आपकी एप्लीकेशन थी वो किस तरह से यूज़ होती थी कि आपकी वो किसी एक मेन सर्वर पे पड़ी होती थी और लिमिटेड लोग उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन जो वेब या WWE के आने से एक्सेस जो है वो ग्लोबल हो गया और इसके लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा यूजेज बढ़ गई है। और दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पहले यूज़ होते थे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वेब के आने से ये जो है वो डिफरेंट यूज़ होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल आपकी एप्लीकेशन थी उनकी डेवलपमेंट के लिए को जो टूल्स थे वो और तरह के थे, लेकिन जो आपकी वेब एप्लीकेशन है इनको डेवलपमेंट के लिए टूल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से हैं। इसमें यूजुअली प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, मज़ीद आगे जाने से पहले हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 6 टाइप्स हैं एप्लीकेशंस की। नंबर वन इज़ डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब एप्लीकेशन, ठीक है, तो नाम से ज़ाहिर है इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे। नंबर टू इज़ इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशन, ठीक है जी। इंटरेक्शन की बात हो रही है तो मीन सोशल या कह लें आपकी जो ऐसी ऐप्स जो कि आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि आप उस ऐप के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डाटा सर्वर पे भेज सकते हैं और उससे कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशन डेटाबेस को इन्वॉल्व करेंगे मीन्स जिसमें ट्रांजैक्शंस होंगी।
वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें कोई ना कोई वर्क फ्लो डिफाइन किया जाएगा कि जी आपको काम करने का तरीका क्या है। यूजुअली ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज़ होता है। कोलैबोरेटिव एंड सोशल वेब एप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीपल पीपल जो है अगर वो एक ही प्रोजेक्ट पे या एक ही टास्क पे काम करें तो वो कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल गिटहब की अगर एग्जांपल ले लें तो वो इसमें आ जाएगी। सोशल वेब में अगर देखें तो कोई भी आपकी सोशल एप्लीकेशन जो है वो इसमें कैटेगरी में लाई करेगी। नेक्स्ट इज पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन, ठीक है, कुछ जो एप्लीकेशन हैं वो स्पेसिफाइड पोर्टल्स के थ्रू आपको एक्सेस होती हैं। अगर एक टाइप का कंटेंट आपने यूज़र को प्रोवाइड करना है तो आप उसके लिए एक पोर्टल बना लेते हैं। कोई हेल्थ रिलेटेड पोर्टल हो सकता है, कोई ब्लॉग हो सकता है, ताकि एप्लीकेशन इसमें आ जाएंगी। एंड फाइनली यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशन जो है वो आपकी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस के थ्रू वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करें। ठीक है जी, डिफरेंट डिवाइसेस किस तरह से हो सकती हैं, कोई भी गैजेट हो सकता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई स्मार्ट वॉच हो सकती है, या कोई टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, ठीक है, या कोई और जो है वो ट्रैफिक फ्लो का सेंसर हो सकता है जो कि एक जगह से आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और उसको वेब के थ्रू डिफरेंट मीडियम्स पे ट्रांसफ़र करके प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट सेंट्रिक एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन से, ठीक है, शुरू में जो है मोस्टली एप्लीकेशन वो डॉक्यूमेंट्स पे ही थे। These were static HTML डॉक्यूमेंट्स, इनमें कोई फंक्शनलिटी नहीं थी। फ़ायदा क्या है जी, बहुत सिंपल थे, ठीक है, स्टेबल, फास्ट रिस्पॉन्स होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा कंटेंट है, स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वेबसाइट को लोड करने का टाइम बहुत कम होता है। जैसे जैसे कंटेंट आपका रिच होता जाता है, मल्टीमीडिया कंटेंट आप यूज़ करते हैं, तो वेब पेज को एक्सेस करने का जो टाइम है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक टिप भी है कि अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो कोशिश करें कि जो आपकी इमेजेस या वीडियोस हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में हों ताकि आपके वेब पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगे। नुकसान क्या थे जी, ठीक है, अगर कोई चेंज करना पड़े तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके स्टैटिक वेब पेज हैं और अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भी कंटेंट चेंज करना है तो आपको वो पूरा पेज जो है वो एडिट करके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा जगह पे वो चेंज चाहिए तो डेफिनेटली इट विल रेप्लिकेट द अफेक्ट्स। मोर प्रोन टू इनकन्सिस्टेंट और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हमें चेंज बहुत जगह पे करना है तो इंफॉर्मेशन जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो सकती है। कुछ जगह पे हम चेंज कर देते हैं और कुछ जगह पे हमें चेंज करने की याद नहीं रहेगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में सेम इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं विदाउट नोइंग कि वो इंफॉर्मेशन कहीं और भी अवेलेबल है। एग्जाम्पल इसके स्टैटिक वेब पेजेस हैं, ठीक है, आप कोई भी सिंपल सी वेबसाइट अगर कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं जिसके अंदर कोई फंक्शनलिटी नहीं है और आप उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन जिनके थ्रू आप है कोई भी कंटेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर HTML फॉर्म्स, दिस हैव HTML फॉर्म जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो आपकी इंटरेक्शन जो है वो सर्वर पे जाती है। ये सिंपल इंटरेक्टिविटी है, ठीक है, कोई इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप इनपुट देते हैं और आपके सर्वर पे वो इनपुट ट्रांसफ़र हो जाती है। So it also includes the dynamic web page creation, ठीक है, आप जो है वेब पेज वो डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इनपुट देते हैं कि मुझे लिस्ट ऑफ यूज़र चाहिए तो आप इनपुट में कोई वैल्यू पास करते हैं, उसके बाद बटन क्लिक करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स आएंगे वो डायनामिक हो सकते हैं, जो आपकी यूज़र इनपुट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट और कंटेंट अपडेट्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन, ये आपकी दूसरी कैटेगरी में आएंगी, ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशन। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी ज़रूरी है, ठीक है, और इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसमें। ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो आप डेटाबेस में समझ ही होंगी कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस या नंबर ऑफ़ एक्शंस जो हैं वो आप परफॉर्म करते हैं, तो या तो वो एक्शन सारे हो जाते हैं, अगर उनमें कहीं पे एरर आता है तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और बाकी चीज़ें
रिवर्स हो जाती हैं। तो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन यूजुअली आपके बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में या बुकिंग सिस्टम में यूज़ हो जाएंगी, और ये इंटरेक्टिव कैटेगरी में भी आ जाएंगे आपकी न्यूज़ साइट जो कि जो है रिसेंटली डेवलप हुई हैं और काफ़ी जो है इंटरेक्शन आपको अलाउ करती हैं कि आप जो है जल्दी से कोई भी न्यूज़ जो वेबसाइट है, सो जो न्यूज़ है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं ऑन योर वेबसाइट। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जिनमें वर्क फ्लो बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, कोई प्रोसेसेस हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या आपकी गवर्नमेंट के, जो कि आपको उसी तरह से फॉलो करने होते हैं जिस तरह से वो रूल्स एंड रेगुलेशन में बने होते हैं। तो इसके लिए वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन होती है। इनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बाकियों से भी थोड़ी ज़्यादा होती है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो है बिज़नेस टू बिज़नेस इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो इस तरह से होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आजकल आप ई पंजाब का जो ई पेमेंट जो गेटवे है उसको देखें तो आप डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनकी जो फीस और टैक्सेस वगैरह हैं वो इसके थ्रू को पे कर सकते हैं। लेकिन उनको पे करने के लिए आपके पास जो प्री डिफाइंड प्रोसेस है वो उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, तो वो इस तरह की एप्लीकेशन में फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास कोलैबोरेटिव एंड सोशल वेब एप्लीकेशन। कोलैबोरेटिव की हमने बात की थी कि जिसमें आपके पास मल्टीपल जो टीम मेंबर्स हैं वो सेम प्रोजेक्ट या सेम टास्क पे काम कर रहे होते हैं। तो इट वर्क्स इन द कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, जैसे आपकी गिटहब है या डिफरेंट जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप एप्लीकेशन या काम को मर्ज कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट लोग काम कर रहे हों, तो वो इस कैटेगरी में आएंगी। सो इट सपोर्ट्स द शेयर्ड इंफॉर्मेशन वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल पीपल असाइन हो एक ही टास्क पे, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं, इवन डिफरेंट कंट्रीज से भी हो सकते हैं, तो वो इस तरह की जो एप्लीकेशन हैं उनमें काम कर सकते हैं। क्लासिकल एग्जांपल इसकी विकीपीडियाज या डिफरेंट काइंड ऑफ विकीज हैं जो तो इस कैटेगरी में लाई करेंगे। नेक्स्ट आपकी सोशल वेब एप्लीकेशन हैं, उनसे आप फेमिलियर ही हैं। जैसे ब्लॉग्स हैं आपके फेसबुक और ट्विटर की एप्लीकेशन है। Web portals are specifically designed websites which bring information together from diverse sources in a uniform way। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस पोर्टल में कोई एक पोर्टल ले लें जिसमें आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कहीं पे मार्केट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे फ्रीलांसिंग की एग्जांपल ले लें, उस तरह की वेबसाइट्स हैं। कम्युनिटी पोर्टल्स हो सकते हैं जहाँ पे जैसे रेडिट है, डिफरेंट डिस्कशन मीडियम्स हैं, वो इस तरह की कैटेगरी में आ जाएंगे। और फाइनली हमारे पास जो है यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशन है। कस्टमाइज वेब सर्विसेज हैं डिलीवर्ड एनीवेयर वेयर मल्टीपल डिवाइसेज, जैसे हमने पहले बात की कि डिफरेंट डिवाइसेज में आपकी ये सर्विसेज जो हैं वो इंस्टॉल हो सकती हैं और वेब के थ्रू कम्युनिकेशन करती हैं, इसलिए ये वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और लेकिन स्टिल इट इज़ एन इमर्जिंग फील्ड। सो ये इनका कंपैरिजन है। ठीक है, अगर आप देखें तो जो डॉक्यूमेंट सेंट्रिक एप्लीकेशन थी वो स्टार्ट से आपकी डेवलपमेंट हिस्ट्री के स्टार्ट में है और मिनिमम अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी है। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेवलपमेंट हिस्ट्री में आगे मूव करती जाती हैं, आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, और जो यूबिक्विटस एप्लीकेशन की जो आपकी कम्प्लेक्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी बाकी जो टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन है। सोशल वेब्स भी डेवलप करना काफ़ी कम्प्लेक्स टास्क है, और जो कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन है वो भी डेवलप करना एक कम्प्लेक्स टास्क है। तो जो बाकी आपकी कैटेगरीज हैं उनको डेवलप करना इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कॉमनली यूज़ होते हैं। तो पहली लैंग्वेज जो है वो है HTML। ठीक है,
HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज मीन्स पेज का जितना भी आपकी लेआउट है या उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो कंटेंट है वो मार्कअप के थ्रू डिफाइन होता है। तो HTML जो है वो बेसिक जो आपकी पेज की लेआउट और उसकी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होगी। नेक्स्ट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, CSS के नाम से इसको जाना जाता है। तो CSS जो है वो स्टाइल देते हैं आपके लेआउट को और आपके वेब के जो HTML के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत इसमें जो इंटरेक्टिविटी है वो आजकल कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में भी आ रही है कि आप अपने जो बटन्स हैं उनको या कोई भी एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से क्लाइंट साइड पे मूव कर सकते हैं। क्लाइंट साइड की बात आ गई तो क्लाइंट साइड भी अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस है जावास्क्रिप्ट। मोस्ट कॉमन फील्ड यही यूज़ होती है, लेकिन और भी डिफरेंट स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड पे यूज़ होते हैं। क्लाइंट साइड इनको इसलिए कहते हैं कि ये आपकी ब्राउज़र पे रन होते हैं और सर्वर पे इसको भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल्दो के आजकल की जो एप्लीकेशन हैं वो प्योरली जावास्क्रिप्ट में भी डेवलप हो सकती हैं, जो कि क्लाइंट साइड पे भी रन हो सकता है और सर्वर साइड पे भी रन हो सकता है, लेकिन जो इसका मेजर फोकस है वो क्लाइंट साइड ही है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट मोस्टली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है। अगर सर्वर साइड पे हमने कोई प्रोसेसिंग करनी है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो PHP है, ठीक है जी। अगर विंडोज़ की बात करें तो ASP.NET है, ठीक है। अगर जावा में चले जाएं तो जावा सर्वर पेजेस है, और पाइथन जो है वो तो वैसे ही मतलब मेरे होंगे कि ये तकरीबन हर जगह पे चल जाती है। तो वेब में मोस्टली आप डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करते हैं, तो डेटाबेस की एक लैंग्वेज भी ज़रूरी होती है, तो किसी और लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपकी जो है SQL ही वो यूज़ की जाती है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन है कि जी हाउ डू वेब एप्लीकेशन डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस में ये ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन से डिफर करते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है, कि जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ये जो वेब की प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में बहुत कम इंटरेक्टिविटी होती थी और आपकी जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिविटी होती है। नंबर 2, यूजेज बेस्ड भी हो सकती हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले आपकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी उनमें इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल हो सकती थी, ठीक है। नंबर 1 इज़ सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, या कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन हो सकती हैं, वर्क फ्लो हो सकते हैं, जिसका ऑनलाइन जो है वो किसी बिजनेस दो बिजनेस के बाद दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजर बेस्ड, ठीक है, कि आप उन एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनके जो यूज़र्स हैं वो किस टाइप के हैं, उनकी जो है डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एट्सेट्रा, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट जो है ये डेवलपमेंट के हिसाब से भी डिफर करते हैं कि जो इनकी डेवलपमेंट टेक्निक्स और जो टूल्स हैं वो भी जो आपकी ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन थी उनसे डिफर करेंगे। तो पहले लेक्चर में यही कुछ है, ठीक है। अगर आपने मज़ीद इसके बारे में कुछ पढ़ना हो तो आप वेब इंजीनियरिंग की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इफ़ यू हैव एनी questions you can ask me in the next live session.